Hello students, welcome to Top Scorer. In this video, we'll discuss social science subject, chapter number 8, Framing of Constitution and its features. And this video is for students of class 9. So let's start with the definition of Constitution. What is Constitution? Constitution का नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम मतलब समझे तो होता है रूल्स। एक रूल्स को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये रूल्स जो होते हैं सिस्टमेटिकली डिजाइन किए गए रूल्स होते हैं। ओके, ये रूल्स कोई मतलब ऐसे रैंडम रूल्स नहीं होते, ये सिस्टमेटिक रूल्स होते हैं। ओके, जिसको बनाए जाते हैं गवर्न करने के लिए, रन करने के लिए, रूल करने के लिए। किसको रूल करना है? सो कंट्री को रूल करना है। समझ गए? सो एक कंट्री को रन करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो सिस्टमेटिक होते हैं, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दी है वो देख लेते हैं। एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स डिजाइन टू गवर्न अ कंट्रीज रिजीम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एकदम सिंपल है कि कोई भी रूल्स सिस्टमेटिकली कलेक्टेड जो रूल्स होते हैं, जिसको डिजाइन किया गया है गवर्न करने के लिए कंट्री के रिजीम को, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको और आसान लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइड बुक है या रूल बुक है फॉर रनिंग द कंट्री। एक कंट्री को रन करने के लिए एक रूल बुक हमारे लिए होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि स्कूल को रन करने के लिए स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, तो वैसे ही कंट्री को रन करने के लिए कंट्री के भी कुछ रूल्स होते हैं और उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, now the next question is why Constitution of India is called live document? Constitution of India को live document क्यों बोलते हैं? वन बाय वन पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक से बेसिक हमारा डॉक्यूमेंट है, सबसे फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री का डॉक्यूमेंट है। The laws of the country are based on constitution. कंट्री में जो भी लॉस बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से ही होने चाहिए। ओके, कंट्री के जो लॉ होते हैं शुड बी सब्जेक्टेड टू रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसके हिसाब से ही कंट्री के लॉ बनने चाहिए। सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि भाई जो पीपल ऑफ इंडिया है वो जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए कोई स्टेट ने ऐसा लॉ बनाया है जो ये इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायोलेट कर रहा है, तो उस लॉ को तुरंत ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन सामने आ जाएगा और जो कोर्ट है ये इस लॉ को कैंसिल करवा देगा कि भाई ऐसा लॉ नहीं बन सकता क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायोलेट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुपीरियर होता है ऑल द लॉस ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितने भी लॉस बनाए जाते हैं उसके ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो देखिए ध्यान से कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स पीरियोडिकली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल्स एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट एंड इमोशंस विच आर हाई। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि भाई पहले जब स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना वो एकदम फिक्स हो गया या रिजिड हो गया, मतलब कि अब जो है ये चेंज हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए टाइम टू टाइम पीरियोडिकली चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया था उसको हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज करना है? क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि जरूरत है। किसकी जरूरत है? कि पीपल्स के, देखिए लोगों के एस्पिरेशंस चेंज होते रहते हैं। पहले के टाइम के, जो पहले के जनरेशन के लोगों के एस्पिरेशंस कुछ अलग थे, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पहले के टाइम पे अलग थे, लोगों का इंटरेस्ट अलग थे, लोगों की इमोशंस भी उस टाइम पे देखे तो डिफरेंट थे। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे वैसे लोगों के एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट, इमोशंस इसमें भी चेंज आता है। ओके, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि मोबाइल होता है। मोबाइल में भी देखिए आप टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। ओके,
अपडेट क्यों आता है? क्योंकि लोगों के जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं बदलती रहती है, लोगों को और बेटर चाहिए, ओके, परफॉर्मेंस वाइज कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, या कुछ फंक्शनल वाइज कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है। वैसे टाइम टू टाइम लोग भी अपडेट होते रहते हैं, और उसके कारण लोग अपडेट होते हैं तो उसको उनके जो नियम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें भी अपडेशन चाहिए होता है। ओके, सो इसी के कारण जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है। लाइव, ओके, लाइव का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्रिकेट मैच लाइव देखते हो, जीवंत चीज जो जहां पे हो रहा है उसी एग्जैक्टली टाइम पे आप भी उसको देख रहे हो, दैट इज लाइव। ओके, यानी वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है, एक लाइव डॉक्यूमेंट है। जो अभी जो नियम है वो हो सकता है कल का टाइम चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा। ओके, और सबसे बेसिक से बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी ये बोला जाता है, क्योंकि सबसे फंडामेंटल है। ठीक है, जो भी चीज बनी ये इसके बाद बनी, सबसे पहले ये बना था। ओके, फाउंडेशन इसने बना दिया है। ओके, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए एक फाउंडेशन पहले तैयार करना होता है, उसके बाद एक बिल्डिंग बनी जाती है। वैसे ही यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब जो भी चीज बनानी है उस हिसाब से आगे बनानी है। ओके, दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, इसमें क्या प्रोसेसेस फॉलो हुई? तो देखिए, स्टार्ट है ये कहानी इंडिपेंडेंस के पहले से। ओके, इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 25 मार्च, ये डेट देखिए, 25 मार्च 1946 को क्या किया इन लोगों ने कि हैंडेड द ड्यूटी टू द कैबिनेट मिशन ऑफ 3 मेंबर्स। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडिया को इंडिपेंडेंस देना था तो ऐसे ही तुरंत वो खाली करके चले नहीं गए। ओके, ये जो भी अपने घर लौटे वो सिस्टमेटिकली घर लौटे, ऐसे नहीं कि चलो चले गए और आपको अभी इंडिया को जो करना है करिए, अब हमारा प्रॉब्लम नहीं, वो आपका प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के जो भी क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस लाने थे, तो वो सॉल्यूशंस लाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन बुलाया। ओके, अभी जो कैबिनेट मिशन जो है इसमें 3 मेंबर्स थे और तीनों मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ऑल मेंबर्स आर ब्रिटिशर्स। ओके, ऑल 3 मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स। अब इन लोगों ने इन लोगों का काम क्या था कि इंडिया के जो भी इंडिपेंडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, इंडिया के चाहे यूनिटी हो, इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या स्टेट्स को कैसे किस हिसाब से रखना है, जैसे ग्रुपिज्म कर दिया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे स्टेट्स को बांट दिया था इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनसे कैबिनेट मिशन से निकल के आई थी वो थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बुलाया जाए। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करना था, इस असेंबली को ये स्पेशली प्रिपेयर करवानी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए, यानी कि इंडिया की रूल बुक तैयार की जाए। ओके, क्योंकि अभी तक जो रूल्स फॉलो होते थे वो ब्रिटिशर के बनाए हुए रूल्स फॉलो हो रहे थे। अब जो रूल्स बनाएंगे वो इंडिया के लोग बनाएंगे, इंडिया के लोगों के लिए। ओके, सो कैबिनेट मिशन जो होता है वो रेकमेंड करता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म, और उस असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड किया जाए। ओके, सो इस हिसाब से फिर हमने उनकी बात मानी और हमने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 टोटल मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 389। अभी जो मेंबर्स थे वो सिर्फ एक रिलीजन का या एक कास्ट या जेंडर का, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से सारे मेंबर्स आ गए, ऐसा नहीं था। ये जो मेंबर्स जो थे वो अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग जेंडर के थे, और ये जो लोग थे ना, पीपल फ्रॉम वेरियस जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, यानी इंडिया के अलग अलग डाइवर्सिफाइड पार्ट से, यानी अलग अलग पार्ट से आए थे, एक ही जगह से नहीं आए थे, इंडिया के अलग अलग जगह से ये लोग आए थे। दिस मेंबर्स इंक्लूड्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। इस असेंबली के अंदर अलग अलग जो बड़े बड़े पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, और अलग अलग सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स थे वो भी इस असेंबली में
एज अ मेंबर्स काम करते थे। तो सारे मेंबर्स तो हमें याद नहीं करने हैं, बट जो भी प्रोमिनेंट जो मेंबर्स है जो आपको याद रखने हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे इस असेंबली में, जिसमें पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, नेक्स्ट वन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर और बलदेव सिंह। ओके, ये कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। ओके, वीडियो को पॉज करके एक बार ऐसा हो तो इस सारे नाम को आप याद कर सकते हो। लेट मी रिवाइज फॉर यू। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर एंड बलदेव सिंह। अब वुमन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब देखा ना, अलग अलग जेंडर के लोग भी थे, मतलब मैन भी थे वुमन भी थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वुमेन थी या प्रोमिनेंट वुमेन थी वो थी सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित। ओके, एग्जाम में खास पूछा जाता है कि हु वर द वुमन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो द आंसर इज सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? सो द प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग कमेटी बनाई थी, इसमें एक कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब कि इसका काम था कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। जो भी अलग अलग सजेशंस आ रहे हैं, रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, उसको कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करके एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, यानी फाइनलाइज करने का जो काम था। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, तो ये मेन चीज कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वुमन रिप्रेजेंटेटिव पूछते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ये भी खास पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद कर लीजिए। So drafting committee was appointed to draft the constitution under the chairmanship of Dr. भीमराव अंबेडकर। ओके, मैं जस्ट आपको यही चीज बताई। सो फाइनली जो है 9 नवंबर 1946 को इस असेंबली में आप देख सकते हो 389 मेंबर्स थे टोटल, और 9 नवंबर 1946 को इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। कौन सा काम स्टार्ट कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और टोटल 166 सेशंस यानी कि मीटिंग्स बुलाई गई, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 years 11 months एंड 17 days लगे। 2 years 11 months एंड 17 days, यानी लगभग आप देख सकते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 3 साल लग गए, लगभग 3 साल। ओके, अब देखिए, मेंबर्स ऑफ द असेंबली माइन्यूटली डिस्कस्ड ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द प्रोविजंस टू बी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन लोगों ने क्या किया, बहुत ही डिटेल में, माइन्यूटली मतलब छोटी से छोटी चीज भी डिस्कस की गई। प्रोविजंस के हर एक डिटेल को डिस्कस किया गया। ओके, और ये सब डिस्कस करने में देखिए रेफरेंस क्या लिया था कि कीपिंग इन द माइंड द मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओके, मतलब देखिए हमने जो भी रूल बनाए ना, एक तरह से वो रूल ऐसा नहीं कि ये रूल्स कुछ नए रूल्स बनाए थे। हमने क्या कर दिए कि भाई देखिए, सपोज कोई कंट्री 1 है उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कोई कंट्री 2 है उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, हमने कंट्री 3 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कंट्री 4 का पढ़ा। ओके, अब इसमें से लगा कि भाई इसके कुछ 20 या 30 ऐसे रूल्स हैं जो हमें हमारे देश में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। मतलब ये रूल्स जो इस कंट्री पे है वो हमें भी हमारे देश के लिए बनाने चाहिए। सपोज सेकंड कंट्री के कुछ रूल्स हमने अच्छे लगे तो ये रूल्स हमने ले लिए, थर्ड कंट्री के कुछ अच्छे लगे तो इस तरह से देखिए हमने सभी अलग अलग कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसको भी ध्यान में रखा कि वो लोग ने क्या बनाया है, क्या ये चीज़ हमारे देश में लागू कर सकते हैं या क्या ये रूल हमारे देश के लिए काम लग सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हर एक छोटी से छोटी डिटेल को डिस्कस करते हुए प्रोविजंस की ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ओके,
व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड, देखिए जब बना था तो टोटल इस कॉन्स्टिट्यूशन में 295 आर्टिकल्स थे और 8 जो है अपेंडाइसिस थे। अपेंडिक्स यानी अगर एक बोले तो अपेंडिक्स और प्लूरल में हो तो अपेंडाइसिस। ओके, तो जब बना तब 295 आर्टिकल्स थे और 8 अपेंडाइसिस थे और लेटर बाद में इसमें चेंजेस करते करते अब कितने हो गए, 383 आर्टिकल्स हो गए और 9 अपेंडिसिस हो गए। तो आज तो करंटली कितने हैं, 12 है ना। और ये आर्टिकल्स आज की भी बात करें तो ये 400 प्लस चले गए हैं। ओके, कुछ कुछ नए नियम आए भी है इसमें, कुछ कुछ पुराने में जो आर्टिकल्स है उसको हटा भी दिए गए हैं। ओके, इसीलिए ये नंबर जो है ना ये फिक्स नहीं है ना, ये नंबर फिक्स नहीं है। जब बना था तो 295 था और 8 अपेंडाइसिस थे। ओके, अभी अपेंडाइसिस होता क्या है, तो आप जैसे कि आपके साइंस की बुक है उसके पीछे लास्ट पेज पे आप देखते हो तो उसमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में लिखा होता है या कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं उसको उसके डेफिनेशंस लिखी हुई होती है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की। ओके, कुछ टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ अपेंडाइसिस होते हैं यानी स्केड्यूल होते हैं। ओके, जैसे स्केड्यूल 1 होता है, स्केड्यूल 2 होता है। अब स्केड्यूल 1 की बात करें तो इसमें स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया हुआ है। तो स्केड्यूल 1 में जाओगे तो आपको सभी नियम जो मिलेंगे वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के सारे नियम मिल जाएंगे आपको, उसमें सारे उसी के रिलेटेड आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये हेल्प करने के लिए होता है एक तरह से कि भाई इसमें ये वाला चीज़ें लिखा हुआ है और स्केड्यूल 2 में कुछ अलग चीज़ें लिखी हुई है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या देखिए, 26, ये डेट आप याद रख लीजिए, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज यूनानिमसली पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कि इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था, पास हो गया था। ओके, बट अभी पूरे कंट्री में ये इंप्लीमेंट किया नहीं गया है, कंट्री वालों को बताया नहीं गया है। ओके, तो पूरे कंट्री में कब इंप्लीमेंट किया है, उसके 2 महीने बाद, है ना, 26 नवंबर के 2 मंथ बाद 26 जनवरी 1950। ओके ना, क्योंकि नवंबर के बाद देखिए दिसंबर आ गया, दिसंबर के बाद जनवरी आ गया, यानी ईयर चेंज हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक नेशन। और उस दिन इंडिया को रिपब्लिक नेशन जो है डिक्लेयर किया गया। ओके, तो एग्जाम में अगर पूछते हैं कि कौन सी डेट को जो कॉन्स्टिट्यूशन है असेंबली में पास किया गया, देन द डेट इज 26 नवंबर 1949 और देश में पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, अगर वो डेट आपको पूछते हैं दैट डेट इज 26 जनवरी 1950। ओके, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये दोनों डेट में। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पास किया गया और ये पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया, पर पूरे देश में आज से यानी इस डेट से जो है वो हमारा देश रिपब्लिक नेशन जो डिक्लेयर कर दिया गया। और तब से लेके आज तक हम हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं पूरे नेशनल फर्वर के साथ। ओके, पूरा देश जो है इसमें जुट जाता है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, उसके अंदर नेशनल एम्ब्लेम भी रखा गया है। द नेशनल एम्ब्लेम आप देख सकते हो यहाँ पे 4 लायन का बना, फिर इसमें बुल रहता है, एलिफेंट रहता है, हॉर्स रहता है। ओके, और अशोक चक्र सेंटर में रहता है और इस पे एक स्लोगन भी लिखा होता है। स्लोगन है सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है कि ट्रूथ विल ऑलवेज विन, यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे इंडिया के सिटीजनशिप के बारे में है, यानी किसको सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। उसमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में है और इसके बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ जो है आप 8 के अंदर भी आपने डिस्कस इसको किया था। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में लिखा है, यानी एक स्टेट को रन करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, उसको कैसे रन करना है, उसके बारे में रूल्स लिखे हुए हैं।
यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, किस हिसाब से काम करना है, उसके बारे में रूल्स है। इलेक्शंस कैसे करने हैं, कब करने होते हैं। फिर कुछ इमरजेंसी कब कब हम इंडिया पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सारे रूल्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रूल्स है, बट कुछ चीज़ अभी बुक में लिखी हुई है, वो है जैसे कि सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शन, इमरजेंसी, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम प्रीएम्बल से। ओके, प्रीएम्बल समझते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट जो पेज होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो प्रीएम्बल से। ओके, जो देखिए फर्स्ट पेज इज प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल में समझते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाया है वो किसने बनाया है, पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। मतलब डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया ने नहीं, पीपल ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है। वो रिप्रेजेंटेटिव ने जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ओके, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी ने, कोई किंग ने या कोई दूसरे लोगों ने सीधा सीधा हैंड ओवर नहीं किया कि भाई देखो चलो ये रूल्स है, ये रूल्स आज से आपको फॉलो करने, ऐसा नहीं। ये रूल सारे हमारे लोगों ने बनाया है, या तो ऐसा बोले कि हमारे लोगों ने चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों ने बनाया है। यानी हुए तो क्योंकि हमने ही उनको चुना है, हमने ही उनको इलेक्ट किया है, तो और वही लोगों ने जाके रूल्स बनाए। तो इनडायरेक्टली तो देखा जाए तो ये हमने ही रूल्स बनाए। ओके, और चलिए हैव सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, तो हमने जो देश बनाया वो कैसा बनाया है, सोवरेन बनाया है। ओके, सोवरेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। यानी कि यहाँ पे पीपल जो है वो कौन है, सुप्रीम है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले बॉस या तो किंग कौन है, तो किंग या तो बॉस इज पीपल ऑफ इंडिया। जो भी इंटरनल डिसीजन लेना है या एक्सटर्नल डिसीजन लेना है वो लोग ही लेंगे। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी बाहर का जो देश का कोई भी इंसान या कोई भी पावर इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता, या हमें डायरेक्शन नहीं दे सकता, या हमें गाइड नहीं कर भी ये करिए वो करिए आपके देश में। तो इसके लिए बोलते हैं कि प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, सोवरेन वर्ड लिखा हुआ है। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, जो भी देश का जो पैसा है वो सोशली जनरेट होगा और उसको इक्वली सोसाइटी में शेयर किया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है लैंड की ओनरशिप को रेगुलेट करेगा। सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज जो है, यानी जो अमीर गरीब का जो भेदभाव है उसको दूर करने का काम करेगा। यानी जो भी काम करेंगे वो लोगों के लिए करेंगे। सोशल वर्क करना है, लोगों के भलाई के लिए काम करना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्युलर। सो सेक्युलर का मतलब क्या है, सिटीजन्स हैव, जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है हैव कंप्लीट फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन। कि भाई एज अ इंडियन सिटीजन में जो भी रिलीजन को चाहूँ वो मैं फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई ऑफिशियल, इस कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन को या जो भी रिलीजियस बिलीव्स या प्रैक्टिसेस है उसको इक्वल रिस्पेक्ट से देखेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर, कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म को फॉलो किया जाता है। गवर्नमेंट कभी भी कोई भी धर्म के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता और सबको इक्वल नज़र से देखता है, सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो होती है जो लोगों ने चुनी है। ओके, कि पीपल ने, लोगों ने बनाई है। और यहाँ पे कोई भी जो इंसान है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है वो उसे मिलता है। यहाँ पे रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है, जो लोग इलेक्ट करते हैं। और रूलर्स को हम अकाउंटेबल कर सकते हैं कि भाई कोई काम किया है या काम नहीं किया है, उसके लिए हम अकाउंटेबल उनको होल्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल। जो भी गवर्नमेंट है वो कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करके ही वो रन करेगी। ओके, देश को चलाएगी। और वो गवर्नमेंट जो है वो हमने खुद बनाई, यानी लोगों ने बनाई है। इलेक्शन जो है इलेक्शन से बनी है ये गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट वर्ड इज एक वर्ड यहाँ पे है रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक का मीनिंग भी ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट जो बनी है
वो पब्लिक ने बनाई है। ओके, एक तो दो चीज है कि गवर्नमेंट जो बनी है वो पब्लिक की बनी है, यानी कि इसमें भी लोग ही तो है, ठीक है, इसमें लोग है। जैसे इसमें मैं नंबर्स बात करूँ, 5 लोग है भाई, कि 5 पीपल है यहाँ पे अभी गवर्नमेंट में है। ये 5 लोग किस में से, इसी पब्लिक में से ही तो निकले। ओके, ये पब्लिक में से सामने खड़े रहे, और इसको जिताने का काम किसने किया है, तो हमने ही किया है, पब्लिक ने ही किया है। समझ रहे? सो रिपब्लिक का सिंपल मीनिंग है कि लोगों ने ही गवर्नमेंट को बनाया है, और गवर्नमेंट में भी लोग ही बैठे हैं, और हम जब चाहे तो उस लोग को यानी उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है, अच्छा, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी सभी सिटीजन का सिक्योरिटी। ओके, द नेक्स्ट यहाँ पे है कि जस्टिस। ओके, सो जस्टिस का मतलब सभी को पता है, जस्टिस का मतलब सिटीजन्स है, कोई भी सिटीजन्स डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इंडिया का, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है वो नहीं की जाएगी, उसको कम करनी अगर चल रही है तो। और गवर्नमेंट जो है वो हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, और कोई भी स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप, और खास करके जो ऐसे ग्रुप के लिए गवर्नमेंट काम करे जो बहुत ही पीछे रह गए हैं समाज में, ठीक है, क्योंकि वो सभी जो रिच लोग हैं उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सके, उसको भी ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि रिच लोग जो है बहुत आगे निकल गए, पुअर लोग बहुत पीछे रह गए, तो उनको भी उसके लेवल तक लाने का काम भी किसका है, गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का काम है कि कोई भी हमारे इंडियन सिटीजन को सोशली जस्टिस मिले, इकोनॉमिकली उसे जस्टिस मिले, या पॉलिटिकली भी उसे जस्टिस मिले। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज लिबर्टी। ओके, अब लिबर्टी यानी एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आज़ादी। देयर आर नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट टू थिंक, मतलब कोई भी सिटीजन जो है, देखिए मैं एज अ देश का जो सिटीजन हूँ, इंडिया का सिटीजन हूँ, मैं कुछ भी चाहूँ वो सोच सकता हूँ, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस दैट थॉट्स, और मैं जो सोच सकता हूँ उस सोच को, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, यानी बोल सकता हूँ। एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, मतलब जो भी मैं चीज़ करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि लिबर्टी ऑफ थॉट भी कर सकते हैं, यानी सोचने की आज़ादी, जो एक्सप्रेस यानी बोलने की आज़ादी, जो आपको बिलीफ रखना है, जिसमें भी आपको भरोसा है, फेथ है, जिसको भी आपको पूजना है, वर्शिप करना है, वो सब की आज़ादी इस देश में मिली हुई है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो इक्वालिटी, इक्वालिटी स्टेटस की, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ की। ओके, कि भाई सबको इक्वल स्टेटस मिले, कि सब लोग समान है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का अनइक्वालिटी देश में नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी में भी कि अगर एक बच्चा जो है, एक बॉय जो है, अगर वो चाहता है कि वो देश का प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसको उसके पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए देश का प्राइम मिनिस्टर बननी। अगर उसको IAS बनना है, या IAS बनना है, या IPS बनना है, तो वो जो है वो ये सारी पोस्ट को बन सके, उसे CA करना है वो CA कर सके, उसे देश के बाहर जाना है वो बाहर जा सके, उसे जो भी बनना है वो बन सके, यानी सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है उस देश के सिटीजन को मिलती है। ओके, एंड प्रमोट अमॉन्ग दैम द फ्रैटर्निटी, और सब जो देश के लोग हैं वो कैसे रहे, फ्रैटर्निटी यानी कि भाईचारे से रहे, सब लोग मिलजुल के रहे। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हमें सबको ऐसे बिहेव करना है कि हम सब भाई और बहन है। ओके, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, कोई नीचा नहीं है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो सभी का जो शान है, डिग्निटी को मेंटेन रखना है, इंडिविजुअल और यूनिटी भी रखनी है, देश की इंटीग्रिटी की भी ध्यान रखना है, देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये पूरा जो है एक तरह से प्रीएम्बल है, और प्रीएम्बल में जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका मैंने आपको वर्ड टू वर्ड सारे मतलब समझाए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये जो 26 नवंबर 1949 को देखिए, यहाँ पे एडॉप्ट एनैक्ट, और ये हमने सभी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को आज से समर्पित कर दिया है पूरी तरह से, यानी आज से हम पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। ये यहाँ पे लास्ट में एक प्लेज भी लिया हुआ है। चलिए, द प्रीएम्बल्स रिमेन्स अनचेंज टिल 1976, क्योंकि ये तो 1949 की बात है, तो 1949 से लेके 1976 तक इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये वाले प्रीएम्बल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो 1976 में क्या हुआ कि ये जो सोशलिस्ट है, ये वाला शब्द कहा गया, दिस वन सोशलिस्ट है, सेक्युलर है,
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, दिस वन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ओके। ये सब जो वर्ड है ये यहाँ पे बाद में ऐड किए गए थे, यानी 1976 में ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में, ओके। उसके पहले ये वर्ड जो थे प्रीएम्बल में नहीं दिखाई दिए थे, ओके। अब देखिए प्रीएम्बल को और डिटेल में समझते हैं कि प्रीएम्बल है क्या। तो प्रीएम्बल जैसे अर्थ होता है ना, अर्थ के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सबसे अंदर, दैट इज कोर। कोर के ऊपर फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर फाइनली फाइनल लेयर होता है। उसी तरह से प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कोर है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये प्रीएम्बल से ही स्टार्ट होता है, ये चीज जो मैंने आपको पहले बताई। द वर्ड्स रिटन इन द प्रीएम्बल हाईलाइट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, ये जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं किसमें, प्रीएम्बल में, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को हाईलाइट किया गया है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बुक में जब कोई एक पेज पढ़ते हो, सपोज आपने एक एसएस की बुक पढ़ी, अब देखिए उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है कि नहीं, बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, बट आपके टीचर्स क्या करवाते हैं, आपके टीचर्स क्या करवाते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दीजिए, ओके। जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करते हो तो आपका ध्यान जो है सबसे पहले यहाँ जाता है, यानी ये क्यों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ओके। बाकी चीज तो आजू बाजू लिखी हुई है, वो तो बाद में पढ़ सकते हो, बट सबसे पहले ये तो आपको पढ़ना ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक तरह से जो सारे चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन का हाईलाइट वर्जन यानी क्या होता है, प्रीएम्बल। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो वर्ड्स जो भी रिटर्न है प्रीएम्बल में वो कॉन्स्टिट्यूशन के सोल को, यानी सबसे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज को क्या करता है, हाईलाइट करने का काम प्रीएम्बल करता है। प्रीएम्बल क्या करता है, देखिए वर्बलाइज कर रहा है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल, कुछ एम, आइडियाज, जो प्रिंसिपल्स रखे गए थे, वो सबको एक तरह से वर्बलाइज करने का, यानी उसको एक कैसे एक्सप्लेन करना है उस हिसाब से वर्बलाइज इसको किया गया है, यानी एक्सप्लेन करने का काम भी किसने किया है, प्रीएम्बल ने किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी एम है, आइडियाज है, प्रिंसिपल्स है या ऑब्जेक्टिव्स है, उसको वर्बलाइज करने का काम किया है प्रीएम्बल ने। Therefore, the preamble straightway gives a clear insight of the rules of welfare. यानी एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में और बोले तो रूल ऑफ वेलफेयर, यानी लोगों के भलाई के लिए जो भी रूल्स बनाए हैं उसका एक तरह से एक झलक जो आपको जो है वो आपको किस में दिखेगी, प्रीएम्बल में। कि भाई आगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आने वाला है वो आपको प्रीएम्बल पढ़ के समझ आ जाएगा कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई होगी, ओके। द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी, यही बात मैंने आपको अभी समझाई कि द प्रीएम्बल जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सोच को, साइक को, यानी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। समझ रहे कि भाई आगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आने वाला है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इसमें किस हिसाब से नियम बने होंगे, वो प्रीएम्बल पढ़ के समझ आ सकता है। जैसे कि फ्रेटर्निटी की बात की हुई है, तो आगे नियम जो है वो कैसे होंगे कि सब लोग हम साथ मिलके रहेंगे, यूनिटी और इंटीग्रिटी देश की रखेंगे, ये ऐसे ही नियम आने वाले हैं। उसको वायोलेट करेंगे वैसे नियम नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है, तो बहुत सारी चीज हमने प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस कर ली, और भी कुछ है प्रीएम्बल के इंपॉर्टेंस। सबसे पहला जो प्रीएम्बल जो है वो कंपास की तरह काम करता है, इट सर्व्स एज अ कंपास। जैसे कंपास का काम क्या है, किसी इंसान को डायरेक्शन दिखाना, वैसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आपको प्रोविजंस को समझना है तो उसके लिए प्रीएम्बल को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने प्रीएम्बल समझ लिया तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो ये कंपास की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को समझने के लिए। इट गिव्स प्रॉपर गाइडेंस टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ और इट्स इंटरप्रिटेशन। तो ये एक गाइडेंस की तरह, एक प्रॉपर गाइडेंस की तरह काम करता है प्रीएम्बल, जिससे आप जो है कोई भी लॉ कैसे बनाए हैं और उसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन, उसको समझने में आपको गाइडेंस मिलेगा, हेल्प मिलेगी। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ। कोई भी लॉ कैसे बना है, उसके पीछे क्या पॉलिसी, क्या वजह रही होगी, वो भी समझने में आपको प्रीएम्बल हेल्प करता
है। द प्रीएम्बल इज अ यूजफुल टूल टू अवॉइड द ट्रबल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के समझने में, इंटरप्रेट करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आपको कैसे दूर हो जाएगी, प्रीएम्बल को समझ के। तो प्रीएम्बल एक यूजफुल टूल की तरह काम करता है जिससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। When any ambiguity or obscure details in the law arises, preamble helps in understanding and interpretation of the law. अगर कोई ambiguity हो गई है या obscure detail आ गई है लॉ में, तो लॉ के अंदर मतलब आपको कोई कंफ्यूजन हो गया है समझने में, लॉ को समझने में कंफ्यूजन है या कोई डिटेल जो क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही है, तो प्रीएम्बल जो है आपको उसको समझने में, इंटरप्रिटेट करने में आपको हेल्प करेगा। इट सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग क्रस्ट ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन सिटीजन्स एंड सिटीजन्स हैविंग नोबल सेंटिमेंट्स एंड आइडियल्स। तो ये कैसे, किस तरह सर्व करता है, एक स्ट्रॉन्ग क्रस्ट की तरह। किसका क्रस्ट? ब्रदरहुड का क्रस्ट की तरह काम करता है सभी सिटीजन्स के बीच में। ओके, जिनके सेंटिमेंट्स जो होते हैं, जो इमोशंस होते हैं वो बड़े नोबल होते हैं, जिनके आइडियल्स, जो सोच विचार होता है वो भी कैसे रहते लोगों के, नोबल्स। तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्रस्ट का भी काम करता है। सो दिस वर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। ओके, प्रीएम्बल इज बैक्ड बाय हाई आइडियल्स एंड गोल्स। तो प्रीएम्बल्स के पीछे बहुत ही हाई आइडियल्स है, उच्च विचार है और बहुत हाई इंपॉर्टेंट गोल्स छुपे हुए हैं। ओके, दस प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, नाउ द पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल्स की बात करें तो प्रीएम्बल्स के पिलर्स में होता है सोवरेन वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी। ओके, तो कौन से वर्ड्स है, ये जो आइडियल्स है या वर्ड्स है जो प्रीएम्बल में इंस्क्राइब किए गए हैं वो कौन से हैं? सोवरेन, इसका मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी। जिसमें से हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो डेमोक्रेटिक पढ़ना है, सोशलिस्ट पढ़ना है और सेक्युलर पढ़ना है। ओके, सो आगे हम इन तीनों टॉपिक के बारे में या तीनों आइडियल्स के बारे में जो प्रीएम्बल में सारे दिखाए हैं उसमें से 3 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पिलर डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी वर्ड एक ग्रीक वर्ड है और ये 2 वर्ड का बना हुआ है, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। तो डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग हो गया पावर टू द पीपल। इसका मतलब यह है कि कंट्रीज पावर इज नॉट विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्टेड इट इज विद इन द पीपल ऑफ कंट्री, दैट इज एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कंट्री का जो अल्टीमेट पावर है वो कुछ ग्रुप के हाथ में ना होते हुए वो पूरे कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उनके हाथ में है। द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ पावर इज विद द पीपल अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो अल्टीमेट सोवरेनिटी है, यानी कि जो अल्टीमेट जो बॉस है पूरे इंडिया का, जो किंग है, वो एग्जैक्टली कौन है? तो वो लोग है, हमारे देश के लोग जो है वो अल्टीमेट किंग है और ये पावर हमें दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का डेफिनेशन होता है, डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यहाँ जो भी चीज होती है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है और लोगों की ही होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है? देखिए, इट इज सच एन अरेंजमेंट इन विच देयर इज इक्वल जस्टिस फॉर पीपल, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, एंड हैविंग इक्वल राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें सभी को इक्वल जस्टिस मिले, सभी देश में रहने वाले लोगों को इक्वल जस्टिस मिले, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल जस्टिस हो या पॉलिटिकल जस्टिस हो, और दूसरा कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, यानी कि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले सभी चीजों में। In democratic India, people elect their leaders through their choice by casting vote to represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his or her cabinet. So democratic India में क्या होता है? जो लोग होते हैं
वो अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं इलेक्शन में। और ये जब इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं तो वो अपनी चॉइस से करते हैं। और ये कैसे किया जाता है इलेक्ट? तो वोट डाल के। और जब ये ऐसा करते हैं तो वो जो लीडर होते हैं, यही सारे लीडर्स जो है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। यानी देखिए, पार्लियामेंट में सपोज मेरे घर के सामने मुझे रोड बनवाना है, तो वो रोड बनवाने के लिए जो भी मुझे पैसे चाहिए, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, वो मैं खुद नहीं जाता हूं पार्लियामेंट में। मैं क्या करता हूं, मेरे एरिया का एक लीडर चूज करता हूं वोट देके। तो सभी लोग वोट करेंगे तो एक लीडर सामने आएगा। वो लीडर जो है मेरे एरिया का या मेरे टाउन का, सिटी का, वो जो इंसान है वो पार्लियामेंट में मेरी बात रखेगा। मुझे पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? तो वो लीडर जो है वो मुझे रिप्रेजेंट करता है, मेरे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मेरे एरिया को, मेरे सिटी को रिप्रेजेंट करता है, या मेरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में यही जो लोग बैठे हुए हैं उसी में से कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसके कैबिनेट्स ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। ये जो पार्लियामेंट में आपने वोट डाल के जिस भी इंसान को बिठाया है, उसी में से कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। ये होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, खास करके डेमोक्रेटिक इंडिया की बात चल रही है। ओके, सो इंडिया में क्या होता है, लोग अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, अपनी चॉइस का लीडर वो इलेक्ट करते हैं। ऐसा करने के लिए उनको वोट देना पड़ता है और यही लीडर पार्लियामेंट में जाता है और फाइनली यही कोई लीडर जो होता है, उसी में लीडर्स में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स आएंगे अलग अलग एरिया से, और उसी में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है और कोई कैबिनेट्स ऑफ मिनिस्टर बनता है। एग्जीक्यूटिव्स ये जो होते हैं ना, और यही जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, यानी कि यही जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। दे डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर तो हमारे लोगों के पास है। समझ रहे? तो कैसे नहीं होता इनके पास कि वो एक इतने पावरफुल बन जाएंगे? क्योंकि पहली कंडीशन ये है कि वो जब इलेक्ट होते हैं उनके लिए एक टाइम लिमिट दी जाती है, यानी कि 5 साल दिए जाते हैं कि उनको जो भी काम करना है वो 5 साल में करना है। अगर ये 5 साल में सब सही काम करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वोट देके वो वापस आ सकता है। अगर वो 5 साल में सही काम नहीं करता तो उनको हम वोट डाल के कोई दूसरे लीडर को बिठा देंगे। समझ रहे? यानी इनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। सिमिलरली द वोटर्स इलेक्ट स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। इसी तरह जो पार्लियामेंट की गवर्नमेंट बनती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट भी वोटिंग से ही बनती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कैबिनेट में क्या आता है, तो जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उसी से क्या बनता है, कैबिनेट बनता है। यानी कैबिनेट किससे बनता है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से। ठीक है, अब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट कौन चलाता है, यही कैबिनेट्स ऑफ मिनिस्टर। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु possesses रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो अगर इलेक्शन यानी कि पार्लियामेंट में अगर आपको भी जाना है तो आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी है। हम में से कोई भी पार्लियामेंट में जा सकता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे इंडिया का कोई भी सिटीजन जो होता है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी है, जैसे कि जो एज लिमिट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो आप भी कॉन्टेस्ट कर सकते हो इलेक्शन में आप भी खड़े रह सकते हो और जीत के आप भी पार्लियामेंट में जा सकते हो और कोई ना कोई मिनिस्टर्स की पोजीशन आप भी पोजेस कर सकते हो। दैट इज पॉसिबल। सो मिनिस्ट्रियल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडिटरी, यानी कि जो अभी आज कोई भी मिनिस्टर बैठा हुआ है उसका जो सन आएगा या डॉटर आएगी वो ही नेक्स्ट मिनिस्टर बनेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जैसे मोनार्ची में क्या रहता था, मोनार्ची में एक मोनार्च सिस्टम में किंग होता था और किंग का जो नेक्स्ट बेटा था उसको प्रिंस बना दिया जाता था, यानी कि यही नेक्स्ट जो किंग बनेगा इस राजा के जाने के बाद या मरने के बाद। नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, उसका बेटा। अब सेम इसी तरह ये जब किंग बनेगा, नेक्स्ट ये किंग बनेगा, उसका बेटा उसके बाद आने वाला किंग बनेगा। तो ये हेरिडिटरी पोजीशन हुआ करती थी एक मोनार्च सिस्टम में। बट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता, ये जो पोजीशन होती है हेरिडिटरी नहीं होता। अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो इलेक्शन जीतना पड़ेगा।
लोगों के वोट लेने पड़ेंगे। तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके पास 5 साल का टाइम होता है, टेन्योर होता है, ठीक है, जो भी काम करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। दिस गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो भी गवर्नमेंट आती है उसको जो काम करने का मेथड है वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड कंटिन्यूअसली वर्क टू अचीव दिस गोल्स। तो जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है वो लोगों की लिबर्टी का ध्यान रखती है, लोगों के बीच इक्वालिटी रखती है, फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी का भी ध्यान रखती है, और हमेशा हमेशा ये सारे गोल्स को अचीव करने की कोशिश करती है। The Constitution disseminates the power to the people to cast their votes according to their free will and thereby instill confidence in Constitution। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसी ने हमें क्या की दिया है? पावर दिया है। किसको पावर दिया है? हमारे लोगों को दिया है कि हम क्या कर सकते हैं? हम वोट डाल सकते हैं हमारे फ्री विल, मतलब हमारे चॉइस के हिसाब से। और ये पावर हमें किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। इसीलिए हमें क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। और कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी होती है। ये तो सिर्फ 4 लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ही चीजें नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आते हैं जो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखे थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स आता है, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली आता है। ये तो हमें डिटेल आने वाले चैप्टर्स में देखना भी है। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी आता है, जो जुडिशरी का ही पूरा एक चैप्टर है, उसके बारे में देखेंगे। और इलेक्शन कमीशन होता है, विच मेक्स अवर कंट्री डेमोक्रेटिक इन एवरी मीन्स, जिसके कारण हर तरीके से हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। चलिए, डेमोक्रेसी में एक और टर्म लिखी हुई है, एडल्ट सफरेज। इसका मतलब क्या होता है? एडल्ट सफरेज का मतलब यह होता है सिटीजन्स अबव 18 years ऑफ एज कैन कास्ट हिज और हर वोट टू वंस चॉइस ऑफ लीडर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम या बर्थ प्लेस। एडल्ट सफरेज का मतलब यह होता है इंडिया का कोई भी जो सिटीजन होता है जिसकी एज 18 से ज्यादा हो, वो अपना वोट डाल सकते हैं, अपने चॉइस का लीडर को चूज कर सकते हैं। और जब ये लीडर को चूज कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो कोई भी कास्ट का हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए। कोई भी क्रीड का हो, यानी कोई भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो, या कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, या उसके इनकम ज्यादा हो, कम हो, या वो कोई भी जगह से हो, उसका बर्थ प्लेस कोई भी हो, उसमें हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना है कि क्या वो लीडर हमारा काम करेगा, क्या वो लीडर हमारे भलाई का काम करेगा, बस हमें वही देखना है। फिर चाहे वो कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन या बर्थ प्लेस या इनकम का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। बट इट इज एसेंशियल दैट द सिटीजंस आर एनलिस्टेड इन इलेक्टोरल लिस्ट। तो एडल्ट सफरेज में आप वोट डाल सकते हो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बट एक कंडीशन क्या है कि वोट डालने के लिए आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, 18 साल के बाद आप इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल होने चाहिए। इसका मतलब आप जब इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो आपको एक इलेक्शन कार्ड दिया जाता है। आपको क्या मिलता है? इलेक्शन कार्ड दिया जाता है। अब अगर आपके पास ये इलेक्शन कार्ड है तो आप वोट डाल सकते हो, बाकी आप वोट नहीं डाल सकते। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पिलर के तरफ, जो है सोशलिस्ट। In the year 1976, by the 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added the word socialist. 1976 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट हुआ था, यानी जो भी चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से 42nd वाले, तब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ऐड किया गया था। दिस मीन्स फ्रॉम देन, और तब से इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी सोशलिस्ट कंट्री। तब से इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बोला जाता है। Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution which brought social and economic equality and further the aim of welfare states. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस है वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो,
वो किसके लिए काम करते हैं, वो हमेशा सोशल रिवॉल्यूशन दिखाते हैं और जिसके कारण सोशल या इकोनॉमिक इक्वालिटी देश में आती है और इसके कारण जो हमारे स्टेट का जो वेलफेयर करना होता है, भलाई करनी होती है, उसका एम को और आगे बढ़ाने का काम करता है। द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न डायरेक्ट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर सिटीजन्स एज गिवन इन द प्रीएम्बल। तो सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल है वो क्या दिखाता है, डायरेक्टली सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी की पैटर्न को फॉलो करता है हमारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए, जैसे कि प्रीएम्बल में भी ये चीज लिखी हुई है। इट इज नाउ रिगार्डेड एज अ प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट। आज जो है ये सोशलिस्ट जो फीचर है ये इंडिया का एक प्राइम फीचर माना जाता है, इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट इंडिया इज कमिटेड टू सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल इट्स पीपल। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया एक कंट्री, एक ऐसी कंट्री है जो कमिटेड है लोगों के सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिलाने के लिए। India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. इंडिया जो है वो किसी भी तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको क्या करता है, एबोलिश करता है, यानी स्टॉप करता है, उसको फॉलो नहीं करता है और साथ साथ वो सभी को जो भी इनकम है, जो भी रिसोर्सेस है या वेल्थ है उसको इक्वल तरीके से पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करता है और यही मीनिंग होता है सोशलिस्ट कंट्री का, सोशलिस्टिक कंट्री का। एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर ओवर ऑल एसेट्स, इंस्टेड एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी बाय गेटिंग फैसिलिटीज एंड प्रोविजंस फ्रॉम सोसाइटी एंड देयरबाय एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर। इसका मतलब यह है कि देश में जितने भी एसेट्स है वो एसेट्स का जो पावर होता है वो कोई भी पर्टिकुलर इंसान के पास नहीं है। अगर कोई भी किसी भी इंसान को, वो एक इंसान नहीं, कोई भी देश में जितने भी लोग रहते हैं उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है इस एसेट तक पहुंचने की। आपके हाथ में भी वो एसेट आ सकता है, यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको आप जो भी बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। उसके लिए देखिए सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, आपको फैसिलिटीज मिली है, प्रोविजंस मिली है सोसाइटी की तरफ से। यानी आप जैसे एक स्कूल में जाते हो तो स्कूल में 50 स्टूडेंट्स है तो ये 50 स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सपोज मान लीजिए सबको आईएएस बनना है तो अपॉर्चुनिटीज तो सबके पास है ना, क्योंकि आप सब सेम सिलेबस पढ़ रहे हो, सेम स्कूल जा रहे हो। आपके पास रोड है, रोड का फैसिलिटी है, आपके पास हेल्थ का फैसिलिटी है, सबके पास सेम इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली है। ठीक है, अब इसमें से आप मान लीजिए कोई ना कोई स्टूडेंट्स अगर पुअर भी है बट बैठा तो इसी क्लास में है, सिलेबस तो सेम है, उसको भी सेम टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मेहनत तो हमें करनी है इस एसेट के पास पहुंचने की, है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एसेट की जो पावर होती है वो कोई पर्टिकुलर इंसान के पास है। अगर आपको भी उस जगह पे पहुंचना है तो देश आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको फैसिलिटीज दे रहा है, समझ रहे। और इस तरह से कोई एक गरीब है और एक अमीर है, इनका जो बीच का जो डिफरेंस है ये भी हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, Therefore we can say that Constitution of India is a socialistic document। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कैसा डॉक्यूमेंट है, सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट है। Now let's talk about the third pillar, that is secularism। So secularism भी सोशलिस्टिक की तरह 1976 में 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ था। तब से इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है? इंडिया कैन नेवर बिकम अ वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंडिया कभी भी एक रिलीजन का कंट्री नहीं बन सकता। ओके, इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, इंडिया कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी। तो ये जो देश है कोई भी किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता है। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विथ रिलीजियस एक्टिविटी। ठीक है, सो कंट्री जो है वो कोई भी तरह की सेक्युलर एक्टिविटी को रिलीजियस एक्टिविटी के साथ जोड़ नहीं सकता है, इन्वॉल्व नहीं कर सकता है।
द सिटीजन ऑफ कंट्री हैज अ फ्रीडम टू चूज हिज और हर रिलीजन। तो हमारे कंट्री के सिटीजन्स के पास एक फ्रीडम है कि वो अपनी पसंद का रिलीजन, धर्म फॉलो कर सकता है। द कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ सिटीजन ऑन रिलीजियस बेसिस। तो हमारी कंट्री जो है रिलीजन के बेसिस पे कभी भी कोई सिटीजन्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो या इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, इंडिया के सभी सिटीजन्स को, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बिना, यानी कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होगा, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सभी को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। इन दिस वे अ सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है एक बेसिक फाउंडेशन है, या तो एक मैंडेटरी फीचर्स है, और एक मैंडेटरी फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव आर द प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वधर्म समदृष्टि यानी सभी धर्म इक्वल है, सब धर्म को समान दृष्टि से देखना है, और सर्वधर्म समभाव यानी सभी के प्रति सेम भाव रखना है। ओके, ये प्रिंसिपल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। सो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एनकरेज इन एनी स्टेट्स। कोई भी स्टेट्स में कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एनकरेजमेंट नहीं मिलती है और नहीं मिलनी चाहिए। देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन एनी सिटीजन टू प्रोपेगेट हिज और रिलीजियस बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ। तो कोई भी किसी भी तरह का रुकावट नहीं है, कोई भी सिटीजन्स जो होता है इंडिया का, वो अपने रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस ट्रस्ट या फेथ को प्रोपेगेट कर सकता है। ओके, मतलब अगर मैं जो मेरे धर्म का प्रचार कर सकता हूं, उसके लिए मुझे कोई भी किसी भी तरह का रुकावट नहीं है। सो थर्ड पिलर भी यहां पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश में इंप्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इट इज कंसिडर एज द लार्जेस्ट एक्सटेंसिव एंड डिटेल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट है, एक्सटेंसिव यानी ब्रॉड है, इसका मतलब भी लार्ज ही होता है, और बहुत ही डिटेल्ड रिटर्न डॉक्यूमेंट है। नाउ साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या जो मेन फीचर्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, जैसे कि हम रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, द सेंटर विद अ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, यानी अगर इमरजेंसी आ जाती है तो क्या करना है, क्राइसिस आ जाता है देश पे तो क्या करना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जुडिशियरी के बारे में बात करेंगे, अमेंडमेंट्स, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, सेक्युलरिज्म, जुडिशियरी रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स। ये सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इजराइल, इंडिया अलॉन्ग विद अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटर्न फॉर्म। तो इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटर्न फॉर्म में है, जैसे सभी देश का होता है। बाकी सभी वर्ल्ड में जितने भी नेशंस है सबका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटर्न फॉर्म में है। दो जो कंट्री है वो एक्सेप्शन है, ब्रिटेन एंड इजराइल। तो ब्रिटेन और इजराइल ऐसी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है। कंसिडरिंग द सोशल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टांस एंड प्री हिस्टोरिकल नोशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज केप्ट अ ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटर्न फॉर्म। तो सोशल डाइवर्सिफिकेशन देखते हुए और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखते हुए, उसके सर्कमस्टांसेस देखते हुए, और प्री हिस्टोरिक के जो नोशन है, बिलीफ को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टेड फॉर्म में रखा है, रिटर्न फॉर्म में रखा है। चलिए, तो इसके बाद सेकंड फीचर है साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शंस कंप्राइजिंग 395 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडाइसिस, जो हमने आगे भी बात की थी। सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 सेक्शन में डिवाइडेड है, 395 आर्टिकल्स है और 8 अपेंडाइसिस है। आज 12 अपेंडाइसिस है, जो हमने बात पहले कर ली थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में
कुछ कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेट्स का और जो सेंटर का रिलेशंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। यानी इतना मतलब बहुत बड़ा है ना, साइज इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। 22 सेक्शन है टोटल, 395 आर्टिकल्स है। उसमें प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, पॉलिटिकल की के बारे में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पॉलिसीज लिखी हुई है, जुडिशरी के प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है यानी जो भी पिछड़े लोग हैं, जो पीछे रह गए समाज में, जिनको अपना हक नहीं मिला है, ऐसे सभी लोगों के लिए रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है। यानी साइज की बात करें तो भाई बहुत बहुत जो बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इसीलिए तो बोलते हैं ना, लार्जेस्ट है, एक्सटेंसिव है और डिटेल रिटन डॉक्यूमेंट्स है। बाकी देश के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए, थर्ड फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन, वन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अनदर फॉर स्टेट सिटीजनशिप। समझ रहे? तो अमेरिका की बात करें तो उसमें क्या चलता है, ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। मतलब दो आपको सिटीजनशिप मिलती है। पहले सिटीजनशिप आपको मिलती है आपको यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, मतलब उसके लिए मिलती है कंट्री का, और दूसरा आप जो भी स्टेट्स में रहते हैं उसका आपको एक दूसरा सिटीजनशिप मिलता है। समझ रहे? जैसे कि एक टेक्सास है तो टेक्सास का आपको अलग सिटीजनशिप मिलेगा, ठीक है, और दूसरा यूएसए का एक आपको फर्स्ट सिटीजनशिप मिलेगा कि आप यूएसए के सिटीजनशिप है, बट आपको अगर टेक्सास में रहते हो तो आपको उसका भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। बट इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन और स्टेट ऑफ द कंट्री। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। यानी कि अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिला है, यानी आप कोई भी दूसरे स्टेट का आपको सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि पहले जम्मू और कश्मीर में ऐसा था, यानी अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप जम्मू कश्मीर के भी सिटीजन हो। समझ रहे? इसका सिंपल मतलब यह है कि आप इंडिया के सिटीजन होने के बावजूद जो है आप जम्मू कश्मीर में जाके कोई भी लैंड नहीं खरीद सकते, एक एग्जाम्पल के तौर पे। क्यों? क्योंकि आप वहां के सिटीजन नहीं हो। उसके लिए आपको जम्मू और कश्मीर का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। समझ रहे? जो लगभग पॉसिबल नहीं था। बट 2019 में ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप जो था ना जम्मू और कश्मीर का, उसको खत्म कर दिया गया। समझ रहे? चलिए, फोर्थ फीचर्स की बात करते हैं, द सेंटर विद अ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। तो इंडिया कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी स्टेट्स का बना हुआ है, स्टेट्स के यूनियन का बना हुआ है। देयर इज नोवेयर एनी रेफरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ड फेडरल। फेडरल नाम के शब्द का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज नहीं किया गया है। तो यूनियंस ऑफ स्टेट्स इज द सेंटेंस। तो इंडिया में क्या यूज करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। बट द यूज ऑफ वर्ड यूनियन, अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड इट्स कंपोनेंट स्टेट्स इज इंडिकेटेड। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, एक परमानेंट और एक ऐसा इरिवर्सिबल रिलेशनशिप जो मतलब सेंटर के पास और स्टेट्स के पास होता है। सेंटर मतलब मैं यहाँ पे दिल्ली में जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, और इंडिया में बाकी जो स्टेट्स होते हैं जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उनके बीच की बात चल रही है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज राइट टू सिसीड इट, है ना। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है और कोई भी स्टेट के पास ये हक नहीं है कि वो उसमें से बाहर निकल जाए, उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। Thus, India is a union of states, yet it has some elements of federal government. इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फिर भी उसके पास कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है फेडरल गवर्नमेंट के। तो जैसे कि इन इंडियन फेडरेशन क्या है, दो टाइप की गवर्नमेंट रहती है, एक यूनियन गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है। ठीक है, इसीलिए तो ये फेडरल गवर्नमेंट, ये स्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट का है। समझ रहे? So the constitution has clearly marked areas of functioning for both the kinds of government. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के काम का, यूनियन को क्या क्या काम मिला है और स्टेट्स को क्या क्या काम मिला है, उसका क्लियर जो है वो डिफरेंस उन्होंने दे दिया है, मार्किंग कर दिया है कि आपको इतने काम करने हैं, यानी सेंट्रल को इतने काम करने हैं और स्टेट्स को इतने काम करने हैं। समझ रहे? तो क्लियर इनकी लिस्ट बना दी है।
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिमार्केट्स यानी एक लिमिट्स सेट कर देता है द पावर्स ऑफ सेंटर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इनटू डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, देखिए एक लिमिट सेट कर दी है पावर की कि सेंट्रल को इतना पावर मिला है और स्टेट को इतना पावर मिला है। तो किसको कितना पावर मिला है वो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बना दिए है। ओके, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बना दिए है। तो पहली लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो तीन लिस्ट में इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। या तो मैं ऐसा बोलूं कि काम को, वर्क करने के जो एरियाज होते हैं उसको इस लिस्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि यूनियन के लिए इतना काम है, स्टेट के लिए इतना काम है, कॉन्करेंट यानी दोनों के लिए इतना काम है। और तीसरा एक रेसिड्यूअरी पावर भी रहता है जो हम लास्ट में ये लिस्ट खत्म होने के बाद भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कैसे है, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि बात करें इस 97 सब्जेक्ट में से डिफेंस जो है वो यूनियन के अंडर है, सेंट्रल के अंडर है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट संभालती है उसको। जैसे आज की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस के जो भी फैसले लेगी। फॉरेन अफेयर्स जो है वो सेंट्रल के हाथ में है। एटॉमिक एनर्जी के जो भी कामकाज है वो भी सेंट्रल के हाथ में है। बैंकिंग अभी भी सेंट्रल के हाथ में है। रेलवे उन्होंने अपने हाथ में रखा है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब इनके अंडर आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। यानी ये सारे काम जो है, इसके जो भी लॉ बनाने हैं, ये सब जो है ये कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। ओके, यानी आज के टाइम पे बोले तो ये सब मोदी गवर्नमेंट देखे। ऐसे टोटल 97 जो है सब्जेक्ट्स ये यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है। अब स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स आते हैं। और स्टेट्स जो है, स्टेट लिस्ट की बात करें तो वो किससे बना हुआ है, इट कॉम्प्राइजेस ऑफ दोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेचर हाउस कैन पास द लॉज। यानी वो सारे सब्जेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सारे सब्जेक्ट्स मिले हैं जिसपे जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर हाउस है वो लॉ बना सकता है, लॉ पास कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में मेंटेन करना है तो उसके प्रति जो कामकाज की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की है। स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का जो काम मिला है वो स्टेट को मिला है। एग्रीकल्चर को हैंडल करना उस पर्टिकुलर स्टेट में, वो स्टेट के लिस्ट में आता है। इरिगेशन आता है, हेल्थ, लैंड, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब स्टेट वर्सेस स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी ट्रेडिंग करना है, जो भी बिजनेस करना है, वो सब के जो लॉ है वो भी कौन बनाती है, स्टेट बनाती है। इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट, समझ रहे, तो ये इतने काम मिले हैं स्टेट को। टोटल 66 सब्जेक्ट है ऐसे। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, 7 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और अगर क्या होता है कि इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट, अगर स्टेट में मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो जाता है, जैसे कि अभी जो वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हुआ था, मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून आया था, उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका था। और वेस्ट बंगाल में ऐसा हर बार होता रहता है, कभी ना कभी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं होता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो विथ कंसेंट, मतलब परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब कि सपोज मैं बात करूं कि दिल्ली की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। ओके, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है विथ परमिशन यानी कंसेंट के साथ, या तो विदाउट परमिशन, स्टेट की विदाउट परमिशन क्या कर सकता है, आरपीएफ को वहां पे भेज सकती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। समझ रहे, आरपीएफ का मतलब होता है जो रिजर्व्ड पुलिस फोर्स होती है, उसको भेज सकती है सिचुएशन को संभालने के लिए। चलिए, अब हमने यूनियन लिस्ट देख ली, स्टेट लिस्ट देख ली। अब थर्ड ऐसी लिस्ट है जो काम दोनों को देखने, संभाल के दोनों को मिल के करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द थर्ड लिस्ट, और इस लिस्ट को हम कॉनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। इस लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स है और इसमें सारे जो कॉमन कंसर्न वाले हैं ना, दोनों के इंपॉर्टेंस वाले सारे सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में आ जाते हैं, सेंट्रल के भी और स्टेट की, यानी कि दोनों को साथ मिलके ये सभी सब्जेक्ट को हैंडल करना है। और इस सब्जेक्ट्स पे जो है, इस सब्जेक्ट्स पे
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती है, पास कर सकती है। जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर है या सिविल प्रोसीजर के जो लॉस है वो दोनों कर सकते हैं। मैरिज डिवोर्स हो गया, एजुकेशन की पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, दोनों को मिलके करनी है। ट्रेड यूनियन का जो रिलेशन है या ट्रेड यूनियन रिलेटेड जो लॉस है वो दोनों को मिलके संभालने हैं। ऐसे टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बात किया था कि तीनों लिस्ट के अलावा कि मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट्स निकल के आ गया जो इस लिस्ट में पहले से ऐड ही नहीं किया, तो क्या होगा? तो ऐसे केस में इसको क्या बोला जाता है? रेसिड्यूरी पावर बोला जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर। तो आगे जो पावर का डिवीजन किया था ना, डिवीजन ऑफ पावर हमने आगे देखा। डिवीजन ऑफ पावर मतलब कुछ पावर यूनियन को दिया है, कुछ पावर स्टेट को दिया गया है और कुछ पावर जो है दोनों को दिया गया है। बट अगर ऐसा डिवीजन ऑफ पावर में कुछ ऐसा भी है जो इस लिस्ट में ऐड ही नहीं किया गया है, मतलब रह गया है एक तरह से, है ना, तो ऐसे जो भी मैटर्स है दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन, दोनों के उसमें ये इंक्लूड ही नहीं है, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं? ऐसे मैटर्स को रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं। The subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuary power। तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स है जो खास करके अलॉट नहीं किए गए हैं, चाहे यूनियन हो या स्टेट हो, तो वो सारे सब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? रेसिड्यूरी पावर बोला जाता है। और इस पे सबसे ज्यादा लॉ बनाने का, अगर मान लीजिए कुछ रह गया है तो उसको लेजिस्लेट करने का पावर किसके पास है? तो आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस सब्जेक्ट। यानी बचे कुछ अगर सब्जेक्ट जो इतने सारे लिस्ट में जो ऐड नहीं किए गए, अगर वैसे सब्जेक्ट सामने आ जाता है तो उस पे जो भी लॉ बनाने का पावर किसको मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मिला है। चलिए, अब ये सारे काम करने के लिए क्या चाहिए भाई? पैसे चाहिए, बराबर ना। सारे काम करने के लिए हमें पैसे चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसे होना चाहिए, सेंट्रल के पास भी चाहिए और स्टेट के पास भी चाहिए। ओके, तो ये पैसे आते कैसे हैं गवर्नमेंट के पास? तो वो पैसे आते हैं टैक्स से। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, ये भी कुछ हिस्सा यूनियन रखती है, कुछ हिस्सा स्टेट रखती है। मतलब पैसों का भी, जो भी हमारे देश में से जो इनकम आता है, इनकम कहां से आता है? टैक्स से आता है ना। गवर्नमेंट का इनकम कहां से आता है? टैक्स से। तो ये टैक्स का जो इनकम है, कुछ हिस्सा सेंट्रल ले लेती है और कुछ हिस्सा स्टेट ले लेती है। ठीक है, जैसे कि देखिए, जो देश के जो मेजर टैक्स है, जैसे कि एक्साइज एंड कस्टम, यानी एक तरह से देश के कोई देश में कुछ आता है या देश से कुछ बाहर भेजना है, वैसी कोई चीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और बाकी सारे टैक्स है जैसे कि सेल्स टैक्स, रिवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स या एजुकेशन टैक्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। समझ रहे? यानी ये टैक्स हर स्टेट्स में आपको अलग अलग दिख सकते हैं। और ये वाले जो टैक्स है, मेजर टैक्स, ये आपको पूरे कंट्री के लिए सेम दिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे कंट्री का टैक्स है और ये पर्टिकुलर स्टेट का टैक्स है। आप स्टेट बदल दोगे तो आपके उस हिसाब से उस हिसाब के टैक्स, मतलब उस स्टेट के टैक्स को, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, अब फिफ्थ फीचर के बारे में बात करते हैं, यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। मतलब अगर हमारे देश में क्राइसिस आ जाती है तो उस सिचुएशन को कैसे निपटा जाता है। तो क्राइसिस का मतलब सीधी बात है इमरजेंसीज। ओके, तो 3 प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के लिए। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर करी जा सकती है जैसे वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, यानी वॉर हो गई हमारे देश की, हमारे देश पे किसी ने एक्सटर्नल अटैक कर दिया या हमारे देश में किसी ने रिबेलियन कर दिया, आर्म रिबेलियन कर लिया, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है।
दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर कर सकते हैं? जब लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो जाता है, पूरी तरह से केओस हो जाता है देश में, पूरी अफरा तफरी मच जाती है, कोई लॉ को फॉलो नहीं करता, पुलिस जो है हैंडल नहीं कर पा रही सिचुएशन को, उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। या दूसरा, स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और तीसरी इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तब डिक्लेयर करते हैं जब प्राइस राइज जैसा प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है, या मॉनिटरी वैल्यू इरोजन्स जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे पैसों की कीमत जो है, उसकी वैल्यू जो है सडनली खराब हो जाती है, मतलब पूरी तरह से ये वैल्यू, मतलब आप कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो आप 1000 रुपए जो या लाख रुपए दो, तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना 1000 रुपए की कोई कीमत रहेगी या लाख रुपए की उसको कीमत नहीं रहेगी। उसके लिए कीमत क्या है? फूड की। तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जब मॉनिटरी जो वैल्यू होती है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लगा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट लगा सकती है। तो इमरजेंसी में किसके पास ज्यादा पावर रहेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन मोर पावर टू डील विद दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी से डील करने के लिए अब ऐसी सिचुएशन में किसको ज्यादा पावर मिली है? तो सेंट्रल को ज्यादा पावर मिली है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड क्राइसिस, इंडिया इज ऑलमोस्ट टर्न इनटू अ यूनिटरी सिस्टम। तो जैसे इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट का बना हुआ है, यानी ऐसे अलग अलग स्टेट्स है हमारे पास। एक स्टेट का वो हैंडल करता है, दूसरे स्टेट का दूसरा स्टेट की गवर्नमेंट हैंडल करती है। बट इमरजेंसी के टाइम पे इंडिया एक यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है, यानी यूनाइट हो जाता है। जो भी स्टेट में इमरजेंसी लग गई है, जब पूरे देश पे कोई नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, तो एक देश जो है पूरा एक यूनियन बन जाएगा, यूनिटरी एक हो जाएगा इन शॉर्ट। फिर हम टुकड़े टुकड़े में बात नहीं करेंगे, हम एक हो गए ऐसे हम बात करेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग सच अ टाइम हो सकता है कि उस जगह पे प्रेसिडेंशियल रूल लगे, चाहे वो पूरे देश में प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा या कोई पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। जो करंट गवर्नमेंट है वो हट जाएगी और प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट को उस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे चला सकता है। नाउ द सिक्स्थ फीचर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो इंडिया के पास कौन सी सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, यानी जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो पार्लियामेंट में बैठ के करती है। सो इन दिस सिस्टम पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग द पीपल। मतलब लोगों को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट में बैठे जो लोग हैं, पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी मिला है, पावर मिला है कि वो बैठ के काम कर सके, है ना। ये पावर हमने दिया है, ओके, उनको इलेक्शन में जीता के। तो लेजिस्लेटर एट यूनियन इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब सीधा सीधा होता है लेजिस्लेटर एट यूनियन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में कौन बैठती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, ओके, यूनियन गवर्नमेंट बैठती है। पार्लियामेंट हमारी जो होता है ना, बाई कैमरल होती है। पार्लियामेंट इज बाई कैमरल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये दो हाउसेस से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ टू हाउसेस, वन इज लोअर हाउस एंड द सेकंड इज अपर हाउस। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं, और अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। अब याद करने के लिए आप यहां का जो पहले दो लेटर है उसको याद करिए, जैसे लो और लो। तो लोअर हाउस पूछे तो लोकसभा, और अपर हाउस पूछे जो बच गया वो राज्यसभा। ओके, याद रखने के लिए। द गवर्नेंस इज कैरिड इन द नेम ऑफ। अब देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना, द गवर्नेंस यानी जो भी काम, वर्क जो होता है ना, वो किसके नाम पे होता है? सुनिए ध्यान से, किसके नाम पे होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि काम कौन करता है, काम किसके नाम पे चलता है। तो काम जो चलता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे चलता है सेंट्रल लेवल पे, और गवर्नर के नाम पे चलता है स्टेट लेवल पे। प्रेसिडेंट काम नहीं करते, गवर्नर काम नहीं करते। प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे होता है, गवर्नर स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, यानी सेंटर का जो मेन लीडर है वो प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट काम नहीं करता, प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम होते हैं। ओके, सिमिलरली स्टेट का जो लीडर है, मेन जो टॉप मोस्ट, वो गवर्नर है, और गवर्नर खुद काम नहीं करता है, गवर्नर के नाम पे सारे काम होते हैं। ठीक है, तो गवर्नेंस इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एट अ सेंट्रल लेवल एंड गवर्नर एट स्टेट लेवल। ओके, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, यानी जो कामकाज है वो किसके नाम पे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। बट एक्चुअल जो काम कौन करता है
वो करते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके हेड। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके हेड। उनके हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर। और ये होता है सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे कौन काम करता है, यानी एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और सिमिलरली स्टेट में क्या होता है? तो स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, और ये होगा स्टेट लेवल पे। समझ आ रहा है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा होता है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? तो हमारे चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और उनके पास अल्टीमेट जो अथॉरिटी होती है काम करने की। ओके, तो ये सारे लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स एक तरह से, है ना। बट एक्चुअली जो गवर्नमेंट, जो एक्चुअल काम होता है वो किसके नाम पे होता है? तो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है सेंट्रल लेवल पे, गवर्नर के नाम पे होता है स्टेट लेवल पे। और एक्चुअली काम काज कौन करता है? तो सेंट्रल लेवल पे कौन काम करता है? तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट लेवल पे कौन काम करता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ओके, ये सब एक्चुअली काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब देश में जो भी लॉ बनते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनका हेड भी है ना साथ साथ, मतलब प्राइम मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेवल की बात करनी है तो। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आदर रिप्रेजेंट, ये कौन है? ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमें जो रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के जाके, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये शॉर्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए, तो राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा में हम कुछ बात कर लेते हैं। राज्यसभा जो होती है वो 250 मेंबर्स की बनी होती है, नंबर 1। प्रेसिडेंट, इसमें से ये 250 मेंबर्स में से प्रेसिडेंट सिलेक्ट्स 12 पीपल हु आर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। इसमें से 12 मेंबर कौन सिलेक्ट करता है? तो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 250 में से जो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं अलग अलग फील्ड की। ओके, राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उसको परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है, क्यों ये परमानेंट है? ओके, तो चलिए देखते हैं। ईच मेंबर, पहले तो जो भी राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए आते हैं। ठीक है, हर एक मेंबर को 6 साल मिलता है काम करने के लिए। इन राज्यसभा 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना। 6 साल का टर्म रहता है और हर साल 1/3 मेंबर्स जो है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ 250 मेंबर है, ठीक है, उसको हम नहीं ले रहे, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम 300 मेंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो 100 + 100 और + 100, ठीक है, ये 300 मेंबर हो गए, है ना। अब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एक्चुअल तो 250 मेंबर है। तो 100 मेंबर में से एक ईयर ले लेते, जैसे 2000 और 10 ले लेते। ठीक है, अब मान लीजिए 2 साल हो गए और ये 100 मेंबर है, ये आज ही चुने गए ऐसा मान लीजिए, और ये 6 साल बाद क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। ये वाले मेंबर 4 साल बचे हुए हैं, इनका टाइम अभी 4 साल बचा हुआ है, और इनका टाइम जो है 2 साल बचे हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब क्या आया? 2010 के बाद 2012 आया। अब 2012 आया तो सिचुएशन क्या होगी कि ये जो पहले, जो मैं इसको बांट देता हूं ना ग्रुप में, ए, बी और सी। तो ए ग्रुप के पास अभी कितना बचा हुआ है? जो 100 मेंबर है उसके पास 4 साल बचे हो गए। बी ग्रुप जो है उसके पास अभी 2 साल बचे हुए हैं, और सी ग्रुप जो है उनके 2 साल बचे थे वो खत्म हो गए, है ना, यानी ये रिटायर हो गए, इसके पास कुछ भी बचा नहीं है। ये लोग कैसे हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। तो उसकी सीट कौन भरेगी? तो यहां पे क्या होगा? इलेक्शन होगा, 200 सीटों के लिए इलेक्शन होगा। तो ये 200 सीट इलेक्शन करके ये वापस भर जाएगी, बराबर। अब ये क्योंकि आज ही इलेक्ट होके आए हैं ना, तो इनके पास, इनका टाइम पीरियड कितना बचा? तो 6 years बचे। अब इनके पास 6 साल है। अब 2014 जब आया तो ए ग्रुप वाले जो 100 मेंबर्स थे उसके पास 2 साल बचे हुए, बी ग्रुप के पास कुछ भी साल नहीं बचा, सी ग्रुप तो पिछले 2 साल पहले ही इलेक्ट होके आए तो उनके पास 4 साल बचे। तो यहाँ पे ये जो 100 मेंबर है बी ग्रुप वाले, वो अब रिटायर हो जाएंगे और यहाँ पे वापस फ्रेश इलेक्शन होगा और ये 200 सीट वापस भर जाएगी। समझ रहे? यानी ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये खत्म नहीं होता। तो राज्यसभा
और लोकसभा, इसमें यही डिफरेंस है मेन कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, लोकसभा पूरे के पूरे जो सीट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, हर 5 साल बाद सीट 0, वापस इलेक्शन होगा, सारी की सारी सीट भरेगी, 5 साल बाद वापस सीट 0, डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो गए और वो भर जाएंगे, नेक्स्ट 2 साल में दूसरे वाले 1/3 रिटायर हो गए और वापस भर जाएंगे। तो यही मेन चीज है, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है। तो सेम नंबर ऑफ, देखिए जो भी रिटायर हो गए ना, ये इतने सेम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं हर 2 साल वापस इलेक्ट हो जाते हैं, समझ रहे। तो इसीलिए बोल सकते हैं ना कि जो राज्यसभा है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं परमानेंट हाउस। नाउ नेक्स्ट हम देखें कि पावर ऑफ राज्यसभा और पावर ऑफ लोकसभा, तो किसके पास ज्यादा पावर है? लोकसभा के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू राज्यसभा, है ना। तो लोअर हाउस के पास हैज मोर पावर देन अपर हाउस। सो लोकसभा इज अ स्पेशल है, सुपीरियर है और डिसाइसिव भी है। ये स्पेशल है, सुपीरियर है क्योंकि इसके पास ज्यादा पावर है, और डिसाइसिव यानी फाइनल डिसीजन की अथॉरिटी भी किसके पास है? लोकसभा के पास है। ओके, चलिए 7th फीचर के बारे में बात करते हैं, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी जुडिशियरी बनाया है वो कैसा बनाया है? इंडिपेंडेंट, यानी बाकी जो भी बॉडी से उससे एकदम अलग, ये इंडिपेंडेंट अपना चलता रहेगा, और इम्पार्शियल क्योंकि ये पार्शियलिटी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको तो जस्टिस देने का मेन काम है ना, देश में जस्टिस दिलाने का काम जुडिशियरी का है, इसमें ये पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। ओके, कि अमीर गरीब है, अमीर है तो इसको कम सजा दे दो, गरीब को ज्यादा सजा दे दो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा जुडिशरी कैसा है? इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है। दैट इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, ये सभी को पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे रहेगी, सबसे ऊपर। ओके, देन देर आर हाई कोर्ट्स रहेगी स्टेट लेवल पे, ये सेंट्रल लेवल की बात करें, ये सेंट्रल लेवल पे रहेगी। उसके बाद हाई कोर्ट रहेगी स्टेट लेवल पे, और उसकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और तालुका लेवल की बात करें तो उस पे लोकल और स्पेशल कोर्ट्स रहेगी, है ना। तो सबसे ऊपर आपको कौन दिख रहा है? सुप्रीम कोर्ट, इसके ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर आता है हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके नीचे जो भी लोकल और स्पेशल कोर्ट्स है। ये कहाँ कौन सी कोर्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे या टॉप लेवल पे, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और लोकल एंड जो स्पेशल कोर्ट है वो तालुका लेवल पे आपको दिखेगी। ओके, तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का वो बाइंडिंग टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द नेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया वो नीचे वाली सारी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। In case of conflict between the union and state governments, matter relating to constitution and interpretation of the statutes, the final decision is vested on Supreme Court। मतलब मान लीजिए कल जाके क्या हो गया, जो स्टेट है और सेंट्रल है उसके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल बताया कि वेस्ट बंगाल जो ममता बनर्जी बैठे हुए हैं और सेंट्रल पे जो मोदी जी बैठे हुए हैं, उनके बीच में कोई ना कोई अनबन होती ही रहती है। तो अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो बीच में कौन आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा इस चीज को हैंडल करने के लिए। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर भी है और गार्डियन, तो सेम ही मतलब है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टर या गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट द 8th फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के बारे में। सो कंपेयर टू अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है? डायनामिक है। डायनामिक क्यों बोला है? डायनामिक का मतलब ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो कोई भी चीज को मोशन में होना है, इन मोशन, गति में होना। ओके, सो इसका मतलब डायनामिक का मतलब यह है कि वो चेंज हो सकता है ना, क्योंकि बदलता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डायनामिक बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब चाहे तब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज, तो 3 तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं उसको हम अमेंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि अमेंडमेंट्स कैन बी मेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट। कैसे करना है? जो भी मेंबर्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट है वो उसका मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी कैसे मिलेगा? तो वोटिंग करके। ओके, तो जो भी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉस है उसको अमेंड करने के लिए ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है, कुछ ऐसे सर्टेन अमेंडमेंट्स है उसमें लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। उस स्पेशल मेजोरिटी में क्या आता है? 2/3 मेजोरिटी आता है ना, सेम इसकी तरह है।
2/3 मेजोरिटी चाहिए मेंबर्स प्रेजेंट की, और उसमें भी वोटिंग करवाना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी के लिए। और थर्ड जो तरीका है वो यूनियन स्टेट रिलेशंस के बीच का है। अगर कोई भी लॉ यूनियन और स्टेट के रिलेशंस की बात चल रही है तो इसमें भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जैसे कि 2/3 चाहिए, और साथ साथ कॉन्करेंस नॉट लेस देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। यानी स्टेट के जो अलग अलग स्टेट्स का 50% से ज्यादा कंसेंट चाहिए, यानी 50% प्लस स्टेट्स जो है, 50% से ज्यादा जो स्टेट्स है इस चीज को सपोर्ट करते होने चाहिए, तो यूनियन स्टेट के रिलेशन रिलेटेड जो भी लॉ है वो अमेंड हो सकता है। ओके, चलिए, इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट टू बी मेड इन द इंटर रिलेशंस बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट स्ट्रक्चर, या तो एक उसके दूसरा भी एक है कि सुप्रीम जुडिशरी का है, तो उस टाइम पे क्या चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द टोटल स्टेट्स हैव टू गिव कंसेंट। जितने भी टोटल स्टेट्स है उसमें से आधे स्टेट्स का कंसेंट चाहिए, यानी हाथ चाहिए, परमिशन चाहिए उस लॉ को अमेंड करने के लिए, चाहे यूनियन स्टेट के रिलेशंस का हो, जैसे हमने आगे बात की 50% की बात की थी, और दूसरा सुप्रीम जुडिशरी में भी यही रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है, जजमेंट ऑफ कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट सुना दिया जो पूरे देश के लिए सही नहीं है, तो फिर उसको पार्लियामेंट में चैलेंज किया जा सकता है, पार्लियामेंट में उस कोर्ट के जजमेंट को, डिसीजन को भी बदला जा सकता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट का पावर है। देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट कैन ब्रिंग चेंज इन द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में कोई भी अमेंडमेंट लाना है। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मोस्ट इनकॉन्स्टेंट। इसलिए इनकॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, इनकॉन्स्टेंट है, फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है। बट इन सर्टेन केसेस इट इज नॉट अमेंडेड बाय सिंपल अमेंडमेंट। कुछ कुछ केस ऐसे है जहां पे आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, यानी कि जो ऐसे चीजें हैं जिसके अंदर 50% कंसेंट भी चाहिए सभी स्टेट्स का। विदाउट एनी मेजोरिटी कंसेंट ऑफ स्टेट इज नॉट अमेंडेड। तो ज्यादातर स्टेट्स का परमिशन भी चाहिए। कुछ कुछ मेजोरिटी, कुछ बड़े बड़े लॉस होते हैं, उसको अगर अमेंड करना है तो उसके परमिशन के बिना वो चेंज नहीं हो सकता। छोटे मोटे जो लॉ है वो पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी अगर मिल जाती है तो वो लॉ अमेंड हो जाता है। ओके, एंड देन टू द मिक्सचर ऑफ बोथ मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के मिक्सचर से बनता है, यूनियन के और स्टेट के। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो हमने आगे भी बात कर ली थी। ओके, इन इंडिया वी हैव सिस्टम ऑफ एडल्ट सफरेज विच इज फ्लेक्सिबल, है ना, ये फ्लेक्सिबल है। अकॉर्डिंग टू दैट कोई भी सिटीजन जो 18 ईयर का होता है और उसके ऊपर 18 ईयर एंड अबो एज का होता है, उसके पास राइट टू वोट है इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, या लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी हो। और ये जो वोटिंग करने जाएगा उसमें किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड हो। मतलब कोई भी आपका एजुकेशन कुछ भी हो, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, ज्यादा हो कम हो, या आप गरीब हो अमीर हो, वो नहीं देखा जाएगा, आपको वोटिंग देने का परमिशन है। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो हमने आगे भी समझा था। अब नेक्स्ट जो है 10 है सेक्युलरिज्म। Okay, we have discussed earlier about secularism in preamble. In the Constitution, India has been declared a secular. Constitution of India ने देश को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया है, यानी कि अलग अलग रिलीजन के लोग इंडिया में रिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं। Therefore, the state cannot discriminate any citizens on the basis of religion. कोई भी स्टेट जो है वो कोई भी इंडिया के सिटीजन को रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट उसके साथ नहीं कर सकता। नो सिटीजन कैन बी गिवन स्पेशल राइट्स और कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन राइट्स। कोई भी ऐसे सिटीजन है इंडिया का, उसको कोई खास तरह के राइट्स नहीं मिल सकते, जैसे वक्फ कानून में कोई स्पेशल राइट्स मिले थे जो हटा दिए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। या तो कोई भी जो लोग है, कोई भी इंडिया के सिटीजन है, उसको कोई भी राइट से दूर नहीं रखा जा सकता कि कुछ कम्युनिटी हो उसको वो राइट्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ओके, द स्टेट हैज टू बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल। इसमें स्टेट को पूरी तरह से इम्पार्शियल रहना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा अगर रिलीजन की बात आती है तो। ओनली सेक्युलर स्टेट कैन ऑफर प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन। तो एक सेक्युलर कंट्री या स्टेट ही सभी इंडिया के कोई भी सिटीजन्स जो रहते हैं देश में उनको प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट दे पाएगा। सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है कि स्टेट जो होता है कभी भी इंटरफेयर नहीं करता कोई भी रिलीजन के मैटर्स में, या कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन की तरफ बायास्ड नहीं होगा, यानी पार्शियलिटी नहीं दिखाएगा, कि फेवरिज्म नहीं करेगा। ओके, द स्टेट हैज टू बी सेक्युलर एंड इंडिफरेंट। तो स्टेट को सेक्युलर रहना पड़ेगा और इंडिफरेंट रहना पड़ेगा, यानी भेदभाव नहीं करना है।
फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजन आर फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन ऑफ चॉइस। ये तो हमने पहले भी बात की कि कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है वो कोई भी अपने पसंद का रिलीजन को फॉलो कर सकता है, अपनी पसंद का जो भी उसे फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट इज जुडिशरी रिव्यू। जुडिशरी इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो है जुडिशरी रिव्यू। जुडिशरी रिव्यू एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट विद इन जुरिस्डिक्शन। समझ रहे? तो जुडिशरी रिव्यू क्या है? ये ध्यान रखता है किसके वर्किंग पे ध्यान रखता है कि यूनियन क्या काम कर रहा है या स्टेट क्या काम कर रहा है, उस पर भी नजर बनाए रखता है कि सपोज हमारे देश में कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करेगी, कोई ऐसा स्टेट में ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करेगी, तो यहाँ पे काम आता है जुडिशियरी रिव्यू। वो कॉन्स्टेंटली इस पर नजर रखती है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं। विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड एन एफर्ट टू हार्मोनाइज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी रिव्यू। तो ये जुडिशरी रिव्यू जो है उसके जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को जो पावर मिली है उसको डिसरिस्पेक्ट करता है। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पार्लियामेंट जो है वो कोई अमेंडमेंट करके कोई लॉ नया नियम ला रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सामने आ गई और नियम को कैंसिल करवा दिया। मान लीजिए कोई दूसरा लॉ बना, वापस सुप्रीम कोर्ट आगे बीच में कैंसिल करवा दिया। ऐसा नहीं है ना? जो जुडिशरी रिव्यू क्या है, ये इस लॉ पे ध्यान रखती है। उनका काम यह है कि ये जो लॉ बने हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने तो इस लॉ को पास करना पड़ेगा, वो बीच में टांग नहीं अड़ाएगी। बट अगर ये लॉ सच में कॉन्स्टिट्यूशन को के खिलाफ बनाया गया है तो उस टाइम पे जुडिशरी रिव्यू यानी कोर्ट के पास ये पावर है कि उस लॉ को हटा सके। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट के पावर को चैलेंज कर रहा है या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना? दैट इज नॉट ट्रू। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, सपोज पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट आया, कोई एक्सटर्नल ऑर्डर आया, कोई ऑर्डिनेंस पास किया या जुडिशियल जजमेंट्स आया है, वो सब जुडिशरी रिव्यू में आता है। मतलब कि देखो पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट आया तब बीच में जुडिशरी रिव्यू आ सकता है। अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट, ऐसा लॉ आ गया, कोई एक्सटर्नल ऑर्डर आ गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कोई ऑर्डिनेंस पास किया, यानी एक सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो अब लॉ समझ लीजिए। अभी कोई ऐसा लॉ पास किया गया है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, या कोई नीचे जो कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट है या कोई भी लोअर कोर्ट्स है, उन लोग ने ऐसा जजमेंट दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सामने आ जाती है, या इसको बोला जाता है जुडिशरी रिव्यू। वो सब को क्या करवा देगी? कैंसिल करवा सकती है, या पावर मिला है। ठीक है? ये रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बाकी क्या होगा? जो भी जिसको भी पार्लियामेंट को जो पावर मिली है या जो भी दूसरी कोर्ट से उसको पावर मिली है वो उसका मिसयूज करने लगेगा। समझ रहे? इसलिए जुडिशरी रिव्यू भी बहुत जरूरी। द कोर्ट्स फाइंड एनी, अगर कोर्ट को कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, कोई गड़बड़ मिलती है एक्सटर्नल ऑर्डर या ऑर्डिनेंस या जुडिशरी जजमेंट में, तो वो क्या करवा सकती है? वो स्टॉप करवा सकती है उसको, है ना? बाय डिक्लेयरिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तभी करवा सकती है। ओके, द नेक्स्ट फीचर इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्फर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए जाते हैं? कि इंडिया के जो लोग हैं एक शान की जिंदगी, एक प्राउड की जिंदगी को जी सके। Okay, the most valuable capital of our country is the overall development of nation, which further lies in the fundamental duties and rights. तो सबसे important जो देश का जो कैपिटल है हमारे कंट्री का, वो क्या है? हमारे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट। और इसी से और ये और बढ़ेगा, ये डेवलपमेंट और आगे जाएगा और कैपिटल और बढ़ सकता है जब हम हमारे देश को फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स का पावर दे। राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज एंड राइट टू एजुकेशन, ये सब भी अवेलेबल किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या है? राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज दिए गए हैं, राइट टू एजुकेशन दिए गए हैं। इसका मतलब तो पता ही है आपको कि कोई भी 6 to 14 ईयर के जो चाइल्ड होता है उसको एजुकेशन का हक है, और भी फंडामेंटल राइट्स है और भी ड्यूटीज है। ठीक है? बट आने वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ओके, सिर्फ ये है कि फंडामेंटल राइट्स में ड्यूटीज में नहीं, खास करके राइट्स में ये 2 राइट्स भी दिए गए हैं। ओके, जैसे एक राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना? बट हम अभी बात नहीं कर रहे इसके बारे में। तो नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी आने वाले चैप्टर में हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो इसके बारे में भी ओवरव्यू ही है अभी। तो प्रोटेक्शन ऑफ पीपल यानी कि सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट्स।
यानी हमारे देश के लोगों को बचाना, उसकी सिक्योरिटी, उनके भलाई की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, सो दे आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बनाए गए हैं, ये रूल्स जो है वो क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। किसको डायरेक्शन देते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को। यानी स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करने का काम करता है कि उसको कैसे पॉलिसी बनानी है, स्टेट को कैसे चलाना है। और इसी के कारण ये सारे प्रिंसिपल्स को या लॉस को या रूल्स को क्या बोला जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोला जाता है। ठीक है, तो 2 ही लाइन है क्योंकि आगे डिटेल में देखना ही है, इसीलिए। ना तो प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स। चलिए, इनके लिए भी कुछ लॉस बना है, जैसे टू अपलिफ्ट। इसको तो हमें डिटेल में देखना है, 10th स्टैंडर्ड में देखना है। ठीक है, टू अपलिफ्ट एंड इंक्लूड बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स एंड डिप्राइव्ड क्लास इन द मेन स्ट्रीम देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए भी बहुत सारे रूल्स बना है। तो मैंने बोला जैसे कि 10th में हमें देखने हैं। ऐसा क्यों बनाने इनके लिए अलग से लॉ? क्योंकि उनको अपलिफ्ट कर सके, उनको ऊपर ला सके। जो बैकवर्ड रह गए हैं, जो आदिवासी समाज है, फॉरेस्ट में रहते थे, वो समाज से बहुत पीछे रह गए हैं। ये डिप्राइव्ड क्लास है, यानी कि इनको जो अपना हक है वो उन तक नहीं पहुंचा है। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, यानी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे कि सीट का रिजर्व करना लेजिस्लेचर में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती है, उनमें भी इनकी सीट्स रिजर्व की जाती है। ठीक है, रिजर्वेशन कोटा और भी जगह पे रिजर्वेशंस किया जाता है, जैसे कि कॉलेजेस हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, स्कूल हो गई, ये सब में रिजर्वेशंस कोटा रहते हैं इनके। गवर्नमेंट जॉब में इनका रिजर्वेशंस रहता है। ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टू प्रोवाइड इक्वल। तो इनके ये जो कैलकुलेट होता है उनके पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, उनके प्रोपोर्शन से होता है। ये इसीलिए किया जाता है कि इनकी जो ट्राइब है, इनकी जो कास्ट है, जो पीछे रह गए हैं जो ट्राइब, ये ऊपर आ सके, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिला के चल सकेंगे। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे? देखिए, उनके पास ना सुविधा है, ना फैसिलिटीज है ना। उनके घर देखो झोपड़ी में रहते हैं, उनका ना हेल्थ का ठिकाना है, ना अच्छे फूड का ठिकाना है उनका। ठीक है, तो लाइट भी नहीं रहती। तो इनका जो एजुकेशन है ऑब्वियसली एक हमारे जैसे पढ़ने वाले स्कूल में, अच्छी खासी वेल मेंटेन प्राइवेट स्कूल में जाते हैं हम लोग, उनके एजुकेशन से काफ़ी अलग होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनके परसेंटेज की बात करें और जो हमारे परसेंटेज की बात करें तो इसमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, इनके पास बुक्स ढंग की नहीं होगी, तो ये होगा क्या? ये भेदभाव ही एक तरह से। तो इनके लिए जैसे कि एक रिजर्वेशन रख दिया कि भाई 50% आएगा तो उनको जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट। अगर इनके एक भी लड़के को जॉब मिल जाती है तो फ्यूचर में देखिए इसके पास पैसा आएगा और धीरे धीरे इनका जो क्लास है वो ऊपर आएगा। तो इनके जो आने वाली जनरेशन है वो सुधर जाएगी, उनका लाइफ सुधर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये रिजर्वेशन रखा जाता है। चिल्ड्रन जो होते हैं बैकवर्ड सेक्शन के या ट्राइब्स के आर गिवन, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है ना, यानी कि कुछ पैसे दिए जाते हैं जिससे वो अपनी फीस भर सके, बुक्स खरीद सके, और भी जो चीज़ें हैं खरीद सके। बेसिक एम्यूनिटीज़ इनको दी जाती है, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया। फीस माफ़ हो सकती है, फीस को विवर्ट कर सकते हैं, विच कम अंडर ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज एंड शिल्डिंग पॉलिसीज एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी और शिल्डिंग पॉलिसीज के अंदर ये सब दिया जाता है ऐसे बच्चों को जो बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं, बैकवर्ड ट्राइब से आते हैं। ओके, सो चलिए फाइनली यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि इस चैप्टर में मैंने जो भी चीज़ें समझाई वो आपको समझ आ गई है। आपको कुछ भी अगर कंफ्यूजन है, जो भी चीज़ें ना समझ आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। ओके, सो चलिए, होप तो यही करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपने एंड तक ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो चलिए फिर अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।